नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। और देखिए, अभी तक जो हम लोग घटनासार कवर कर रहे हैं पूरे साल की, उसमें नेशनल हम लोगों ने टोटल पूरा ख़त्म कर लिया है। इस सीरीज में, घटनासार की इस सीरीज में हम लोग अभी हैं आपके इंटरनेशनल इवेंट पे। एक लेक्चर इसका ऑलरेडी हो गया और प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, राइट। जाके आप देख लेंगे तो आपका काम वहाँ से बन जाएगा, राइट। दूसरी सूचना एक ये है, इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल यूपी पीसीएस में एक सवाल हर साल पूछा जा रहा है। उसमें मैंने अभी तक वो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, उसमें अभी तक 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया गया। एक तो सेरिकल्चर से रिलेटेड था, जिससे हमेशा क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। दूसरा था जो ISFR रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसको दो ये कवर किए गए। और मेरा ऐसा उद्देश्य है, जब तक आपका PT आएगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट जब तक आपका होगा, तब तक मैं कम से कम नहीं तो इसमें 200 ऐसे टॉपिक्स को मैं जब कवर कर दूंगा जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए या फिर रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो ये चैनल सेवार सिविल सर्विसेज एक रामबाण आपको सिद्ध होगा, ठीक है। इस बात को जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं उनको जानते हैं। एक चीज़ और भी है इसमें, एक चीज़ और भी है। वो बात ये है कि अगर आप इसको देखते हैं, तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, आप लाइक तो करते हैं, आई नो आप लाइक करते हैं, आपको पसंद आता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे वॉच टाइम ऑलरेडी मेरा जो मैं देख सकता हूँ वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, राइट। लेकिन आप लोग प्रॉपर कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट के थ्रू जरा बताने की ये भी कोशिश करें कि क्या जो मैं करा रहा हूँ वो ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर कोई सुझाव एक्स्ट्रा है तो उनको बताने की कोशिश करें, मैं अगर संभव होगा तो मैं उसको पूरा करूँगा। तीसरी बात ये है कि जब आप कमेंट करते हैं तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ लगातार बैठ के, आप देखते ही हैं, है ना, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट। तो एक बार कमेंट जो भी हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत पॉजिटिव करिए, लेकिन जो आपके दिल में हो, जो आपकी मानसिकता हो, जिस तरीके से अपना विचार देने की, उस तरीके से जरूर आप विचार दें, अच्छा लगता है। एक चीज़, दूसरी बात और थी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 20 मई से, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा 4 लोगों का, राइट। 4 लोगों के जो नाम हैं आपकी फैकल्टीज के, उनके नाम मैंने मेंशन कर रखे थे। इसमें सीन ये होगा कि एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, ऐसे करके आपको टॉपिक दिए जाएंगे और पर डे उनको खत्म करना होगा, राइट। ऐसे हम लोगों की टाइमिंग है कि 3.5 महीने के अंदर हम पूरा कोर्स खत्म करके बैठे होंगे। और आप जब इस कोर्स में आएंगे तो आपको निश्चित तौर से ये पता चलेगा, निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ, निश्चित तौर से का मतलब निश्चित तौर से आपको ये पता चलेगा कि आप एक अलग, जैसे भी आपने पहले एग्जाम दिए हैं, आप भूल जाइए सब कुछ, आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन जब इस प्रोग्राम के बाद जब आप निकलेंगे तो आपकी स्थिति बहुत अलग होगी, ठीक है। तो चलिए, अभी तक तो केवल ये बात थी, आज से मेरा ये टॉपिक है। अभी से मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको ख़त्म कर दूं जल्दी से जल्दी। तो चलिए, एक है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा दावोस में हुआ, स्विट्जरलैंड के। और ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? 54वां था। तो सबसे पहले विश्व आर्थिक मंच है, जिसको आप बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया में चर्चा बहुत ज़्यादा पहले नहीं होती थी, लेकिन जब 2014 में जब सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में आई, और ये 2014 के बाद जो विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन जब हुआ था, जहाँ मोदी जी गए, उसके बाद से ये ग्रुप बहुत चर्चा में आ गया इंडिया के अंदर, राइट। अब ये है क्या वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच क्या है, इस बात पे, ये एक थिंक टैंक के तरीके से है, जैसे इंडिया में एक गवर्नमेंट का थिंक टैंक है जिसको आप नीति आयोग बोलते हैं, ठीक है, नीति आयोग। ऐसे ये वर्ल्ड का एक थिंक टैंक है, नॉन गवर्नमेंट है, बिना कोई सरकारी इसमें तंत्र इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसमें सीन क्या होता है, सरकारी प्लस इसके बाद प्राइवेट ऐसे लोग जो चाहे किसी भी सेवा में हों, या फिर वो सोशल सर्विस में हों, या फिर वो व्यापार कर रहे हों, ऐसे लोगों का समन्वय इसमें होता है, ठीक है, याद करेंगे आप। और इसका हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो हेडक्वार्टर्स आपको मिलते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। एक बात और भी, ये ग्रुप फॉर्म हुआ 1971 को। क्यों फॉर्म हुआ? तो एक इसके संस्थापक हैं, इनका नाम है क्लॉस शॉप, ठीक, क्लॉस शॉप। इसका नाम एक बार पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। यूपीएससी में कब पूछा गया, तो याद रखना
2009 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है किसी भी समय यूपीपीसीएस भी इसको उठा ले, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो आपका मंच है, ये जो मंच है आपका, वो निजी सार्वजनिक सहयोग से चलता है, जिसमें पॉलिटिक्स भी होती है, व्यापार भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो याद रखना कौन सा ये बैठक थी, तो 54वीं बैठक थी, स्थापना 1971 में हुई थी। और हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन इस बार की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, शिखर सम्मेलन जो हुआ है, वो हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में। इतनी चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, इसकी जो थीम थी यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, विश्व का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक, विश्वास का पुनर्निर्माण यानी रिबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, जो कि टेक्निकल और वैश्विक जो साझेदारी है उनके अवसरों पर और इन सब चीजों पे केंद्रित था। ठीक है, ये कोई बहुत चीज नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद रखना कौन सा था, 54वां था, याद रखना। ठीक है, कब स्थापना हुई, 1971 में हुई। किसने की, तो क्लास शॉब ने की। ठीक है, क्या है ये, तो गवर्नमेंट का नहीं है, एक ऐसा है थिंक टैंक के तरीके से जो काम करता है, याद रखना। ठीक है, और क्या है, भारत ने इस शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और बराबरी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हो सकता है आपके सामने सवाल रखा हुआ नजर मिले। लैंगिक समानता और बराबरी के लिए ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हो सकता है कि यही पॉइंट आपसे पूछा गया। ठीक, याद रखना। ठीक है, और एक चीज और भी है आपको, हाँ एक चीज और मुझे याद आ गई, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, 2019 का। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2019 में यूपीएससी ने पूछा कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वहां पे चार ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, 2019 में यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, यूपीएससी ने। ठीक, तो किसी भी समय ये भी उठा के पूछ सकता है। अभी पिछले वीडियोस में मैंने आपको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पढ़ाई है। ठीक, याद रखना। हाँ, ये देखिए टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष क्लास शॉब थे। ठीक, चलो ये वाला हो गया। एक है अगला टॉन ट्रैफिक इंडेक्स। हालांकि ये टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए मैं जब ये बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके पीछे की कहानी होती है। ऐसी नहीं है कि मैं फर्जी में कोई बात बोल रहा हूँ। आप बार बार क्वेश्चन पेपर जब आप उठा के देखें तो आपको पता चलेगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वैश्विक स्तर पे या फिर आपके राष्ट्रीय स्तर पे या आपके राज्य विशेष में, जिस राज्य में आप हैं उसमें जो भूमिकाएं हैं, समाज निर्माण में भूमिका हो, देश निर्माण में भूमिका हो, या भागीदारी की बात हो, समझे, या कोई बुनियादी मुद्दे हो, हमेशा सवाल आपसे वहीं से पूछे जाते हैं। तो आप जब बार बार आप ये क्वेश्चन देखेंगे, बार बार आप पेपर उठा के देखेंगे, तो आपको बात ही समझ में आ जाएगी। अब ये फर्जी है, अगर ये सवाल आ भी जाए मान लीजिए कभी, तो ये बहुत बकवास सवाल होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, ट्रैफिक इंडेक्स है, क्योंकि आया है तो एक बार देख के हम लोगों को चलना है। राइट, ठीक है। तो टॉन ट्रैफिक इंडेक्स के इसमें बहुत सारे हैं, जैसे 387 शहर में इसमें शामिल किए गए थे। इसमें यह है कि इसमें भीड़ भाड़ शहरों में कितनी है, औसत यात्रा कितनी है, कितना टाइम लगता है, भीड़ भाड़ से कितना समय प्रभावित होता है, और पर्यावरण प्रभाव जैसे मानकों को इसमें शामिल किया जाता है। लंदन जो है अभी इस दुनिया का सबसे धीमा शहर है, मतलब यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ ये चीज़ें हैं, समझे, जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें एक चीज़ केवल ये वाली आप नोट करके रखना, कि नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंडिया से एक पुणे, ये बेंगलुरु, और दूसरे नंबर पे ये पुणे, यानी छठा और सातवां नंबर बेंगलुरु और पुणे का है। ठीक है, टाइम याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। राइट, या ये केवल याद करना, नंबर 1 पे है सबसे धीमा शहर, वो है लंदन का। लंदन जो है यूके का, फिर डब्लिन आयरलैंड का, फिर टोरंटो कनाडा का, फिर मिलान इटली। ठीक है, याद रखना इसके। तो छठे और सातवें नंबर पे इंडिया के 2 शहर हैं, बेंगलुरु और पुणे। चलो आगे आओ। नई दिल्ली कहाँ पे, 44 पे, मुंबई 54 पे। ठीक, याद है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आने चाहिए ऐसी तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही आते हैं, इसलिए जो मेरा आंकड़ा होता है वो ठीक बैठता है यूपीपीएससी में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, तो 19वां गुट निरपेक्ष जो आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, सबसे बड़ी बात। और पहले आप तो ये देखिए, आपने ये नाम बहुत सुन रखा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन से समझ में यही आता है कि गुट निरपेक्ष यानी किसी भी हम गुट में नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है जब वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुई, वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो गई, और इसके बाद में कोल्ड वार स्टार्ट हुई। यूएसए
एंड यूएसएसआर के बीच में आर्म रेस एक स्टार्ट हुई दोनों के बीच में कि कौन कितने हथियार बना ले, कौन कितनी अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया में सबसे बड़ी खड़ी कर ले। इसलिए ये जंग चालू हुई, एक अघोषित जंग एक चालू हुई। इसमें ये हुआ, दो आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलती हैं पूरी दुनिया में, एक है पूंजीवाद, दूसरा है साम्यवाद। तो पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट की तरफ है यूएसए, कैपिटलिस्ट की तरफ था यूएसए, और दूसरी तरफ साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब सोशलिस्ट टाइप के जो लोग थे, हालांकि सोशलिस्ट उसका सही अनुवाद नहीं है, सोशलिस्ट का सही अनुवाद होता समाजवाद, लेकिन साम्यवादी जो लोग थे, ठीक, उसका जो हेड था वो यूएसएसआर था जो 1991 में आके टूट गया। ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे देश थे वो अमेरिका के पिछलग्गू बन गए और बहुत सारे देश थे वो यूएसएसआर के पिछलग्गू बन गए। असल मायने में जो दुनिया थी पूरी वो दो भागों में विभक्त हो गई, यानी बाइपोलर हो गई। एक तरफ यूएसएसआर है जो अपनी साम्यवादी नीतियां जारी कर रहा है, दूसरी तरफ यूएसए है। ठीक है, तो इसमें ऐसे बहुत से विकासशील देश ऐसे थे जिनको ये लगा कि हम किसी भी गुट में नहीं रहना चाहते हैं। आज के दिन जैसे मान लीजिए किसी देश को आज़ादी मिली, भारत को 1947 में आज़ादी मिली, 50 के बाद में मतलब उसी टाइम पे वर्ल्ड वार खत्म हुआ, और वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही थोड़े दिन के बाद में आप देखते हैं कि कोल्ड वॉर चालू हो जाता है। और उस समय पे अगर भारत किसी एक गुट में जाए या अन्य दुनिया के देश जो विकासशील देश हैं वो अगर किसी एक गुट में जाएं तो उनका विकास बाधित हो जाएगा, उन्हें किसी भी गुट में नहीं रहना था। तो इसलिए कुछ देश निकल के आए सामने, जिसमें भारत भी था, जिसमें इजिप्ट भी था, जिसमें यूगोस्लोवाकिया देखने को मिलता है और इंडोनेशिया भी देखने को मिलता है। तो ये ऐसे मेन 4 ऐसे देश थे जिन्होंने ये शुरुआत की कि भारत की एक गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा हो। ठीक है, और उस गुट निरपेक्ष आंदोलन में आप देखते हैं कि 1961 में 1961 में एक नाम का मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें और एक चीज और है सबसे बहुत महत्वपूर्ण, ये गुट आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं बचा है, लेकिन महत्वपूर्ण आज के दिन इसलिए भी है क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस के बाद में आप देखें, यूनाइटेड नेशंस जिसमें 193-94 कंट्रीज, 192-93 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप आज भी अगर कोई है तो दूसरे नंबर पे है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, और नेहरू जी का नाम इसीलिए दुनिया आज भी याद रखती है, ठीक, कि हम किसी भी गुट में नहीं है। हालांकि ठीक है, इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखते हैं तो धीरे धीरे थोड़ी सी शिफ्ट हुई है यूएसएसआर की तरफ। इस समय यूएसएसआर से थोड़ी मतलब रशिया से थोड़ी अलग होके अब जो यूएसए की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, और नाम की जो शुरुआत हुई थी उसका कुछ आधार भी थे, जैसे कि हम दोनों गुटों में नहीं रहेंगे, हम किसी लड़ाई को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम किसी रेसिज्म को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी इंपीरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ बेसिक कहानी थी, मुझे लगा कि ज़रूरी है कि शायद मैं बता दूँ आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे ये निकल के आया, इस जो नाम है उसका 19वां, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड ऑलरेडी कर रखा, 19वां गुट निरपेक्ष जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ है, तो हुआ है युगांडा की राजधानी काम्पाला में। ठीक है, युगांडा मैप पे कहाँ है, बार बार देखो, जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक से लिया करो, इसलिए लिया करो क्योंकि बाद में वही बात आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको यही बात याद आएगी कि हाँ बोला तो था ऐसा, मैंने किया क्यों नहीं। ठीक, क्योंकि आप अभी छोड़ देंगे, इसके बाद में भूल जाएंगे। तो ठीक है, इसका सम्मेलन का जो विषय था वो क्या था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। युगांडा जो है वो 2024 से 27 के लिए अजरबैजान, इससे पहले था, अजरबैजान से अपनी क्या ले रहा है, अध्यक्षता उसने ग्रहण की 2024 से 27 के लिए। और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं यावेरी मुसेवेनी उन्होंने की। ठीक, तो मैंने जो पॉइंट बोल्ड कर रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। 18वां कहाँ हुआ था, तो बाकू में हुआ था, अजरबैजान में हुआ था, और अजरबैजान कब तक इसका प्रेसिडेंट था, तो 19 से लेकर 23 तक था। ठीक है, अगला एक चीज़ और भी है, जो इस सम्मेलन, ये जो सम्मेलन था इसमें एक कंपाला घोषणा पत्र आपको नजर आता है। जैसे अब कभी मैं ये सोचता रहता हूँ कि हो सकता है कि कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे G20 जो हुआ उसका
एक मैनिफेस्टो इन द सेंस उसमें एक जो रिजल्ट होता है, एक सबसे आखिरी में घोषणा पत्र, हर जो भी इवेंट होता है उसमें आखिरी में घोषणा पत्र जारी किया जाता है। वो उन एक बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक तरफ जो इवेंट हुए हैं 4 इधर रखे जाएं और 4 जो उसमें उनके घोषणा पत्र हैं उनके नाम इधर रखे जाएं और आपको मैचिंग कराने को देते हैं। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना बार बार, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है क्या। ठीक, तो ये चीज़ आप खुद करेंगे तो बहुत बेहतर होगी, अन्यथा तो मैं हूँ ही, अगर मेरे साथ आप बैठे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जिसमें किसकी बात की गई, इजराइल की जो आक्रामकता थी और जो गाजा के ऊपर जो हमला हुआ उसकी सबकी बात की गई है। ठीक है, बहुत सारी बातें इंडिया से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया, तो एस जयशंकर साहब ने किया। गाजा में मानवीय जो तत्काल राहत है उस पर रोकने, संघर्ष रोकने और दुनिया भर की इन्होंने बातें की। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम विकासशील देशों का, देखिए हो सकता कभी यही आपसे पूछ लिया जाए, कैसे देश शामिल है, अविकसित देश शामिल है, विकासशील देश शामिल है ना। तो ये विकासशील देश थे और इसका कहानी क्या थी, विकासशील देश ही क्यों थे, इसकी कहानी क्या थी वो मैंने बता दी। ठीक है, चलो ये एक चीज हाँ इसकी है, इसका कोई सचिवालय नहीं है, इसका कोई औपचारिक संस्थान का चार्टर नहीं है, कोई अधिनियम या संधि नहीं है। ठीक, इसमें टोटल 120 देश हैं, 17 पर्यवेक्षक देश हैं, ऑब्जर्वर स्टेट 17 हैं और 10 जो है वो पर्यवेक्षक संगठन है। ठीक, इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ठीक से डिस्कस कर दिया। अगला पॉइंट है हमारा अब देखो मैं वही कहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुना करो, मैं जब कहता हूँ सुना करो तो मतलब सुना करो। इसका मतलब है जैसे यहाँ पे आपके सामने ये पॉइंट लिखा, विलियम लाई चिंग, इस नाम को रट लेना, ताइवान के राष्ट्रपति निर्वाचित। केवल इसमें इतनी बात ही इंपॉर्टेंट है, किस पार्टी के थे, बहुत अगर याद करना है तो DPP याद कर लेना, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के थे। ठीक, अब इनके विपक्ष में कौन लड़ा, उसकी पार्टी क्या थी, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। ठीक, इन्होंने किसका स्थान लिया, अगर ये बहुत जरूरी है, आप अगर समझते हैं तो आप ये याद कर लिए, क्योंकि ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी साई इंग वेन। ठीक, अब ताइवान और चाइना का जो मसला है वो जग जाहिर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हाँ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल मैं क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, ताइवान के इंडिया में दूतावास नहीं होते हैं, एम्बेसी नहीं होती है, तो एम्बेसी के स्थान पे क्या होते हैं। ठीक, अगर जो होते हैं, जो आपको अगर नाम पता है क्या होते हैं, तो आप ये बताएंगे कि जो होते हैं वो इंडिया के कौन कौन से शहर में हैं, क्योंकि अभी एक नए शहर में एक नया सेंटर खोला गया है, आप उसका नाम बताएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये पूछ लिया बस, और इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक, ताइवान का जो मसला है, ताइवान और दुनिया को अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि चाइना हमला कर दे, जो कि बार बार धमकी देता रहता है, दुनिया का पूरा व्यापार, इतना जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है इतनी गर्त में चली जाएगी कुछ सालों के लिए। ये कुछ सालों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक आध साल के लिए, हो सकता है 10 साल के लिए इतनी गर्त में चली जाएगी। आपको समझ में ये बात आएगी कब, क्योंकि दुनिया में जो चिपसेट्स हैं उन पे मोनोपोली है 2 की, एक ताइवान, दूसरा चाइना। ठीक, याद रखना, सेमीकंडक्टर्स पे दोनों की मोनोपोली है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कार्बोवेडे ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोवेडे एक देश है अफ्रीकन। ठीक है, याद रखना, कार्बोवेडे एक अफ्रीकन देश है। तो अभी इसको क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से मलेरिया से मुक्त हो गया है, WHO ने इसको ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया। तो टोटल 43 कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी तक मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन भारत अभी तक मलेरिया से मुक्त नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि भारत का मलेरिया से मुक्ति का जो लक्ष्य है वो क्या है। ठीक, दूसरी चीज, मलेरिया के बारे में कुछ चीजें आप समझ लीजिए, जैसे मलेरिया जो है, विश्व मलेरिया दिवस आपको 25 अप्रैल मनाया जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, मलेरिया किस मलेरिया का कारण क्या होता है, जैसे कि मलेरिया फैलने में क्या वायरस होता है या फिर बैक्टीरिया होता है या प्रोटोजोआ होता है। तो आप याद रखेंगे मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, और ये प्रोटोजोआ कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर।
याद रखेंगे इस नाम को, मादा। ये कई बार, हजारों बार पूछा गया, हजारों बार पूछा जाएगा, ये हजारों बार पूछा गया यूपीपीसीएस में, अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें साथ के साथ कवर करते हुए चलता हूँ। ठीक, एक चीज, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब एक चीज मुझे आप ये बताइए कि भारत, अच्छा हाँ, ये मैंने पूछ लिया आपसे, भारत का जो मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य क्या है, याद रखना। तो देखिए 2027 तक ऐसा है कि मलेरिया का उन्मूलन भारत को करना है, ये लक्ष्य है। 2030 तक पूरी तरीके से मलेरिया मुक्त हो जाना है। अब उन्मूलन में और मलेरिया से पूरी तरीके से मुक्त होने में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक, थोड़ी कोशिश आप करिए, थोड़ी से ज्यादा तो मैं कर रहा हूँ। ठीक, एक बात और, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, अब देखिए यार क्या मतलब क्या न्यूज़ है ये, इसको जब मैं पढ़ रहा था अभी तो मुझे ऐसा लगा कि क्या क्या है। दक्षिण कोरिया में 110 वर्ष बाद कुत्ते के मीट पर प्रतिबंध लगा। वो ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये साउथ कोरिया है। ये वही साउथ कोरिया है जिसकी सैमसंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हम समझ रहे हैं आप, जिसकी सैमसंग आपको देखने को मिलती है। तो ये साउथ कोरिया है, ये बहुत डेवलप्ड, एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री ही है। दूसरे तरीके से पर कैपिटा इनकम बहुत शानदार मिलेगा यहाँ पे। तीसरी चीज है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो या इनके शहर देख लीजिए आप, सब शानदार मिलेंगे, समझे। तो इतना जब डेवलप्ड एक कंट्री है, उसमें अभी भी देखिए ये सिस्टम था कि 110 वर्षों तक कुत्ते का मीट खाया जा रहा था। हालांकि इंडिया में भी आपको नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह ऐसी मिलेंगी, कुछ ट्राइब या कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत कम हिस्से में ऐसी कुछ चीजें करते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि नॉर्थ ईस्ट वालों को ज्यादा बदनाम कर देते हैं हम लोग यहाँ, हालांकि संख्या उनकी बहुत कम है, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बदनाम करते हैं तो करते हैं। तो ठीक है, इतना हुआ। संसद में ये पारित कर दिया गया कि जिसमें कई धाराएं हैं, वर्ष 2027 तक प्रयोग में लाया जाएगा जिसको पूरी तरीके से, इस कानून को, ठीक है। और इसके विपक्ष में कोई वोट ही नहीं पड़ा। बाकी ये सब चीजें हैं और उसमें जानने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक, इसमें इतना था। अब तुर्की जो लिखा हुआ, क्योंकि तुर्की का पहले नाम तुर्की था, इस समय क्या हो गया, तुर्की हो गया। तुर्की ने स्वीडन को नाटो सदस्यता का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब देखिए नाटो क्या था, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हो गई और दुनिया जो यूएसए था, यूएसए ने अपना एक सैन्य संगठन तैयार किया 1949 में, जिसका उद्देश्य ये था कि एक दूसरे देश जो हैं वो एक दूसरे का बचाव करें। एक ऐसा सैन्य संगठन जिसके एक पे अगर हमला होता है तो उसको अल्टीमेटली पूरे पे हमला मान लिया जाता है। वो इसका जो मेमोरेंडम टाइप का जो उन्होंने जारी किया, उसका आर्टिकल 3 कहता है, ठीक, आर्टिकल 3 या 5 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक। तो बात ये है, इसलिए ये 1949 में बना नाटो। और नाटो के अगेंस्ट यूएसएसआर था, बहुत सारे कंट्रीज थे, उन्होंने अपना एक गुट बनाया। तो याद रखना इस चीज को, नाटो में बहुत सारे कंट्रीज अभी शामिल हुए धीरे धीरे करके। अब स्वीडन आया है। स्वीडन आपको कहाँ मिलता है, तो देखिए आपको जब ऐसे रसिया है, जो ये रसिया का जो ये वाला हिस्सा है, और ये है यूरोप, ठीक। तो यूरोप के जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको 3 कंट्रीज ऐसे देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पे नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड। तो फिनलैंड ऑलरेडी हो गया था, जो इससे लगा हुआ था, क्योंकि रसिया को डर लगता है कि नाटो यहाँ से हमला कर सकता है। यूएसए अगर चाहेगा तो फिनलैंड पे बैठ के हमला कर सकता है इधर। और अब स्वीडन भी जो ऐसा है वो इसमें नाटो में शामिल हो गया है, ठीक। तो अभी होगा क्या, हुआ ये है कि जो रशिया है उसको हमेशा ये डर लगा रहता है और कि ये यहाँ पे यूएसए यहाँ पे बैठ के आराम से यहाँ हमला कर सकता है। दूसरी चीज, इन लोगों को भी ये डर लगा रहता था, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाले, इनको ये डर लगा रहता था कि ये रशिया यहाँ पे हमारे ऊपर जमीन कब्जा कर लेगा, जैसे क्रिमिया का हाल हुआ, ठीक। तो ये मजबूरन नाटो में जा रहे थे, ठीक। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट भी बता दी। चलो अभी क्या है इसमें, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, इस संसद के आवेदन के बाद, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, सवाल ऐसे बनते हैं कि कौन सा बना सदस्य, तो 32वां सदस्य बना। तुर्की के समर्थन के बाद हंगरी एकमात्र ऐसा नाटो देश है जिसने स्वीडन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गया, ठीक है। तो सबकी मंजूरी आवश्यक हो जाती है। तो स्वीडन ने अभी तक स्वीडन के प्रस्ताव को मंजूरी क्या लिखा है,
तुर्की के समर्थन के बाद हंगरी हंगरी एकमात्र ऐसा नाटो देश था जिसने स्वीडन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। ठीक है, तुर्की ने 2022 में पहली बार स्वीडन के आवेदन को मंजूरी नहीं दी थी, अभी इसने मंजूरी दे दी है। ठीक है, जो अब इसका जो फुल फॉर्म है आपको ये देखने को मिलेगा। एक सेकंड, मेरी बैटरी क्यों डेड हो रही है, अब चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो 1949 में बना, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलते हैं ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ठीक, याद रखना 31वें देश के रूप में फिनलैंड को मान्यता दी गई थी। ठीक, फिनलैंड की पोजीशन कहाँ थी? ठीक, नॉर्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड। ठीक, और फिनलैंड के बाद में रसिया का सबसे वेस्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, सबसे अपर वेस्ट पार्ट। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला फ्रांस जो था पहला यूरोपीय देश बना। अब बात यह है कि शेंगेन वीजा होता क्या है, राइट? यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है शेंगेन। पहले तो वीजा आप छोड़ दीजिए, शेंगेन क्या होते हैं? तो शेंगेन ऐसे कुछ देश थे जिन लोगों ने एक सामूहिक वीजे की बात की। जैसे आप शेंगेन अगर वीजा लेते हैं तो यूरोप के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें आप बिना बार बार वीजा लिए एक देश से दूसरे देश में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए शेंगेन वीजा की शुरुआत की गई थी। ठीक, अब ये इसमें कौन सा बना है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला? तो पहला फ्रांस बन गया, फ्रांस। ठीक, अब शेंगेन के बारे में बहुत सारी यहाँ पे देखिए चीज़ें जैसे लिखी हुई हैं। शेंगेन क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 23 देश हैं। 23 देशों के साथ साथ संबंध पड़ोसी हैं कुछ। कौन से? जैसा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और यहाँ के लिखा है लिechtenstein। आई डोंट नो, मैंने इसका नाम ठीक से पहले सुना नहीं है। लिechtenstein, सीरियसली मैंने नहीं सुना था इसका नाम, पता नहीं है भी कि नहीं, होगा ही ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है बहुप्रवेश, हिंदी में बड़ा खतरनाक लिखा हुआ है। वैध बहुप्रवेश शेंगेन वीजा रखने वाले एथलीटों अधिकारियों को अलग से फ्रेंच शेंगेन वीजा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, वो उसी वीजा को यूज कर सकते हैं। अब बात हो गई है इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि ब्रिक्स समूह में अब 10 ब्रिक्स समूह जो है अब वो 10 देशों का संगठन बन गया है। अब 10 देशों का संगठन कैसे बना है? क्योंकि ब्रिक्स में तो अभी तक आप नाम सुनते हैं, ऐसे लिखते हैं ना ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो पहले ये 4 हुआ करते थे जिसको बोलते थे ब्रिक, समझे? फिर ये साउथ अफ्रीका 2010 में फिर आ गया, तो इसका नाम पूरा हो गया ब्रिक्स। पहले ये 2006 में ये ग्रुप फाउंड हुआ था, बना था। ठीक है, तो याद रखना। अब इसमें जो नए आए हैं उनके नाम आज जरा आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। मिस्र यानी इजिप्ट, इथियोपिया के लोकेशन देखिए। ठीक, बिल्कुल बाहर सराई, जब आप अफ्रीका के बिल्कुल आउटर वाले पार्ट में जब आप पहुंचते हैं ना, वहां पे आपको मिलती है। ठीक है, ईरान की लोकेशन देखेंगे तो आपको मिलेगी ये जो अरब प्रायद्वीप आप देखते हैं उसके ठीक ऊपर, बिल्कुल जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगी यूएई के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये लोकेशन मैं आपसे कहता हूँ, जब कभी भी वर्ल्ड की कोई न्यूज़ आप पढ़ें उसमें नाम देखें तो इन चीज़ों को मैप जरूर दे के बैठें। जब मैं अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, जब मैं ये पढ़ाता हूँ इसमें मैं केवल चाहूँ तो इसको मैं बहुत जल्दी उड़ा सकता हूँ, राइट? जो इसमें पढ़ा है, जो इसमें लिखा है उसको मैं ठीक, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें जैसे याद आ जाती है, जैसे नाटो याद आ गया, तुर्की की बात आ गई, ये मुझे याद आ गई, या जैसे मैंने आपको मलेरिया पढ़ाया तो मलेरिया में मुझे जो चीज़ें याद आ गई, तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप ऐसे मेरी बात केवल सुनते रहेंगे तो जब आप क्वेश्चन पेपर जब खोल के बैठेंगे, या आप दूसरा कोई मान लीजिए साइंस में आप बैठे हैं, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बताया था कभी कि ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, या क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, इंटरलिंकिंग कैसे होती है। मेरा कहना ये है कि मैं अगर जैसे बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को भी अगर आप कवर करते रहेंगे ना, तो जीएस में, प्रीलिम्स में बहुत सारा ऐसा फैक्चुअल जो एरिया होता है उसमें आप 25-30-40% तक आराम से कवर अप कर सकते हैं। उसमें आपको कोई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहने का तरीका है। अगर मान लीजिए आपके पास 38 क्वेश्चन आते हैं तो आप 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केवल करंट अफेयर्स पढ़ के ही, इसी तरीके से पढ़ के ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक, याद रखना है इस बात को। तो इसमें कौन से है? मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब आपको देखने को मिलता है, और यूएई नए सदस्य देश के रूप में देखने को मिलते हैं। तो अब बात ये है, इसमें आपसे हो सकता है आपसे पूछ ले जाए, तो आप जब ये सब चीज़ें पढ़ें तो हमेशा याद रखें, जैसे मिस्र है, ठीक, और क्या है, इथियोपिया है, सऊदी अरब है,
ठीक है, और संयुक्त यूएई है, और ये इनकी आप लोकेशन देखेंगे तो बिल्कुल पास पास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ी सी चीज़ें याद आ गई। चलो, अब इसमें क्या सीन है? अब इसमें सीन ये है कि अगस्त में जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ था, अगस्त 23 में 15वां शिखर सम्मेलन, उसमें अर्जेंटीना भी शामिल करने की बात हो रही, लेकिन अर्जेंटीना फिर बात से पलट गया और यूएसए के वाले खेमे में पहुंच गया, और उसने ये बात अपनी वहाँ पे बोली कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ वामपंथ को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे देखिए वामपंथ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हाँ बतानी जरूरी थी तो बता दी। ब्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं 2010 के, इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया था, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक, रूस के कजान में अक्टूबर 24 में प्रस्तावित ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य है, वाक्य लिखा हुआ है ये। ठीक, कहाँ पे होने वाली है? तो कजान में, अक्टूबर में। तो इसी टाइम पीरियड पे हो सकता है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम से पढ़े। संभावना ये है कि 6 अक्टूबर शायद डेट आ रही है, कन्फर्म बात ये नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें पता चल रही उतना ही है। ठीक, अगला पॉइंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% संभावना है कि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी भी एग्जाम में देखना, कोई यूपीएससी से लेके कोई भी XYZ कोई भी एग्जाम हो, आपको इससे मिलेगा क्वेश्चन देखने को। ठीक है, अब जो कॉप होती है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये होती क्या है? तो इसको कंडक्ट कराता है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये संस्था होती क्या है? एजेंडा 21 का क्या मतलब है? अर्थ समिट क्या थी? UNFCCC कहाँ से निकल के आई? ये चीज़ आप जाके पढ़ें जाके, ठीक है, नहीं तो इंतज़ार करें जब मैं एनवायरनमेंट बैठ के आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा UNFCCC क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, कहाँ पे ये हुई? याद रख लेना, दुबई में हुई, यूएई के दुबई में हुई, और इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर ने की। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कौन सी थी? याद रखना, 28वीं थी। कब से कब तक चली बोल्ड नहीं है, लेकिन याद रखना 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूरा ये सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। इसमें बहुत सारे देश हैं, 200 देशों ने ये बताया कि हम जीवाश्म जो ईंधन है, ठीक है, बायोमास फ्यूल है, उसकी खपत जो है कम करेंगे। वही बेसिक सी सारी बातें जो आसपास होती रहती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बोल्ड नहीं थी, मुझे ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने कर दी। जैसे 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य है इस समझौते में। ठीक है, अब ये शुद्ध शून्य यानी नेट ज़ीरो, इसका मतलब है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन रोकने की बात तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, नेट जीरो का क्या मतलब है? ठीक है, ये नेट जीरो का क्या मतलब है? क्या कार्बन का एमिशन ही नहीं होगा? तो ऐसा कैसे है? अगर मान लीजिए कोई मोमबत्ती भी जला देगा तब भी कार्बन का एमिशन होगा। तो नेट जीरो का क्या मतलब है? नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जो कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन जो हो रहा है, मान लीजिए देश 100 मिलियन टन कार्बन का एमिशन करता है, तो उसमें 100 मिलियन टन ही या 100 मिलियन टन से ज़्यादा कार्बन सिंक भी तैयार करे। कार्बन सिंक का मतलब ये होता है पेड़ पौधों के रूप में, जमीन में कार्बन दबाने के रूप में, किसी भी तरीके से उसके कार्बन को मतलब एटमॉस्फेयर से निकाल के और एक ठोस में तब्दील करके उसको मतलब बिना हानि वाले फॉर्म में चेंज करे, उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो नेट जीरो का मतलब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नेट जीरो का मतलब कार्बन इमिशन ही नहीं होगा। नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि नहीं होगा, नहीं होने का मतलब है कि नेट जीरो हुआ है। ठीक, जैसे ही एक और टर्म है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है? लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक और टर्म है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें भी लोग कंफ्यूज जाते हैं, क्या ये हरे कलर की होती है? मुझे एक बार पेपर बनाने को दे देगा आयोग, तो मैं मज़ा आ जाए मुझे। ठीक है, खैर ये तो मजाक का विषय था, कभी कभी थोड़ा सा मजाक चलता है। अपना आयोग खुद बना नहीं पा रहा है पेपर यार, समझ रहा हूँ क्या? ही तो देख रहा हूँ पेपर बनाता है, उसमें 6-7 क्वेश्चन गलत करता है, 4 बार आंसर देगा, वो भी गलत करेगा, फिर वो लीक कर देगा। क्या मजाक चल रहा है। खैर हमारा जो काम है हम वो करेंगे, समझे? बाकी अहले जाने तो जाने, फिर
खैर कोई बात नहीं। इसमें क्या है, 2030 के वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको 3 गुना करने की बात की गई है। फिर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट का 5वां संस्करण COP28 में जारी किया गया। अब इसका मतलब है GST, ये 101वां संविधान संशोधन वाला GST नहीं है, जो 101वां आप अमेंडमेंट एक्ट बना दीजिए इसको, ये वो वाला नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, टेक्स्ट में वैश्विक तापमान, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिल्म से कई बार पूछे गए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये वाला प्रीलिम्स में एग्जाम यूपी PCS में पूछा गया है, ये वाला प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है कि वैश्विक जो टेम्परेचर वृद्धि है वो इस सदी तक कहाँ तक रखनी है, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, दो से कम रखनी है, हो सके तो 1.5 तक लेके आनी है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और 2023 तक ऊर्जा दक्षता वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2 गुना करना, ये सब चीजें हैं, ठीक। अच्छा एक चीज और है, इसमें जो एक बहुत सारे इसमें वो भी बनाए गए हैं, मतलब बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे कोर्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं। लोग का मतलब है जो संपन्न देश हैं वो इसमें पैसा जमा करेंगे और वो अपनी टेक्नोलॉजी देंगे ऐसे देशों को, विकासशील देश हैं जो गरीब देश हैं, वो उससे, जैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उन सब चीज़ों का उपयोग कर सकें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने में जैसे अपनी टेक्नोलॉजी देनी है वो सब दे सकें, जिससे जो गरीब देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जो केवल कोयले पर निर्भर है, वो भी उन चीज़ों को कम कर सकें, ठीक है। तो इस सारी सब चीज़ों की बात अक्सर होती रहती है, ठीक है। तो हानि एवं क्षति कोष की बात की गई है, पहले दिन को लागू कर दिया गया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ग्रीन जलवायु कोष की बात है, उसको दोबारा भरने के लिए $3.5 बिलियन की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। ग्रीन जलवायु कोष क्या होता है, यहाँ पे विकसित जो राष्ट्र हैं वो इसमें पैसा डालते हैं उस टेक्नोलॉजी के लिए जो इनको दी जाए, अविकसित देशों को, विकासशील देशों को, और इसके बाद में इनको पैसा भी मुहैया कराया जाए वो चीज़ें डेवलप करने के लिए। अब अल्प विकसित देशों का कोष है LDC, ठीक है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, इसका मतलब है लीस्ट डेवलप कंट्रीज। और क्या है, विशेष जलवायु परिवर्तन कोष जो है उसके लिए $15 करोड़ से अधिक की घोषणाएं की गई, ये सारी चीज़ें हैं। विश्व बैंक जैसे इन घोषणाओं को 24-25 के लिए $9 अरब देगा, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है ये UP PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसी सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें आप पॉज करिए, इसको थोड़ा सा पढ़िए, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे आर्मेनिया 29 की मेजबानी वापस लेने के बाद यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करके अजरबैजान 2024 में क्या होगा, 2024 में 11 से 22 नवंबर तक होने वाले COP29 सम्मेलन का आधिकारिक मेजबान होगा। कौन होगा 2024 में? अजरबैजान। और आज ये होगी कहाँ पे, तो वो अजरबैजान में ही कहीं होगी, बाकू में हो या कहीं और हो, ये अब सामने आएगी बात, लेकिन होगी कब, तो नवंबर में होगी। यार ये भी आपके एग्जाम के नज़दीक पड़ेगी, तो उस समय पे ये वाला मुद्दा तेज पकड़ेगा और ये एग्जाम में आने की संभावना होगी। जब आप देखिए, जब आप एग्जाम की डेट होती है ना, वो बहुत कुछ बता देती है आपको, ठीक। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम की डेट पे निर्भर करते हैं, समझे। अगर एग्जाम तुरंत बाद हो जाएगा, मान लीजिए अगर हो गया हो जुलाई में, मान लीजिए हो जाए एग्जाम, और 4 जून को कोई रिजल्ट आ जाता है इसका जो आपके यहाँ जो आपका लोकसभा से चुनाव चल रहा है, पार्लियामेंट्री चुनाव, इलेक्शन जो चल रहे हैं, उसमें चुनाव के क्वेश्चंस की भूमिका आपको बड़ी मिलेगी। लेकिन जब यही अगर बाद में होता है, मान लीजिए अक्टूबर तरफ जाता है, तो इसकी क्वेश्चन कम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा होता है, इसको आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस दुबई COP28 में शामिल। अब इसका सीन क्या है, पहले ये आया था रिवर सिटीज अलायंस, ठीक। इसके बाद अब हो गया ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ठीक। इसमें ये लिखा है दुबई COP28 में लॉन्च, ठीक। जो दुबई COP28 में लॉन्च हुआ, उसमें ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, यानी नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस
को दुबई यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में 10 दिसंबर को लॉन्च कर दिया गया। ठीक, जो कौन लॉन्च कर रहा है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये भारत का है। अब इसमें सीन क्या है? सीन आप ये समझिए कि जो नदी के किनारे देश हैं, नदियों अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश में अलग अलग नदियां हैं, अलग अलग नदियों के किनारे अलग अलग शहर हैं, उनका एक अलायंस बनाया जा रहा है। उसको बोलते हैं रिवर सिटीज अलायंस, जो भारत में है। और जब ग्लोबली बात इसकी करोगे तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, इस बात को आप नोट कर लेना। ठीक, तो ये है NMGC, ठीक, द्वारा गठित नदी शहर गठबंधन में 142 भारतीय शहर इस समय सदस्य हैं। इसमें नीदरलैंड से डेन हाग नदी वाला, और ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड जो है, और हंगरी के क्या है, क्या लिखा है, सोजलोनो, क्या डिफिकल्ट नाम है ऐसे नाम जिनको लिया भी ना जा सके, दर्द सा उठे एक बार नाम लेने में। तो ऐसे नदी शहरों की साझेदारी है। ठीक, ख्याल रखने का। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस में कितने हैं? तो लगभग 11 देशों के 275 से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करता है। ठीक, ये कुछ बेसिक पॉइंट है, केवल ये याद रखिए ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च कर दी गई है। क्या ये मैंने आपको समझा दिया। बेसिक चीज़ें जब तक एग्जाम हो जाए, बताओ 275 से लेके ये 350 हो जाए तो क्या कर लोगे? तब वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यह नदी संरक्षण सतत जल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, याद रखना इस चीज को। रिवर सिटीज अलायंस का ये गठबंधन मौजूदा रिवर सिटीज अलायंस पर बनाया गया है। ठीक, ये चलो हो गया। अब दूसरी चीज है, दुबई के COP28 में जो अभी हुआ हाल ही में दिसंबर में। ठीक है, कब हुआ ये देख लो, यहाँ पे ये लिखा तो है। ठीक, 12 दिसंबर तक हुआ था, 13 हो गया, हाँ पहले डेट 12 थी, तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। तो ये जो अभी हाल ही में हुआ दिसंबर में, उसमें भारत जो था वो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है रेस टू रेजिलियंस, इसमें शामिल हो गया। रेस टू रेजिलियंस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, अब ये चीज़ें आप पढ़िए। ये जैसे ये लिखा है, रेस टू रेजिलियंस एक विश्वव्यापी मंच है जिसका उद्देश्य गैर राज्य अभिनेता निवेशकों और व्यवसाय शहरी क्षेत्रों के नागरिक समाज को एकजुट करना है। ठीक है, गैर राज्य का मतलब है जो नॉन गवर्नमेंट वाले हैं, समझे, इन लोगों को एकजुट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन यहीं लिखा था यहीं पे खत्म हो गया ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब चलिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वैश्विक टीवी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट बहुत अजीब सी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसको पढ़ना अति आवश्यक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था मलेरिया में, वैसे ही आप मुझे इसमें बताएंगे कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, टीबी किससे होता है, ये सब चीज़ें आप भी ढूंढिए। वायरस से होता है या फिर बैक्टीरियल होता है या फंगस से होता है, तो याद रखना ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ऐसी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देख लीजिए। कौन सा टीकाकरण अभियान इसमें होता है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है, मैंने उसमें ये कोशिश की थी मैं आपको बता सकूँ। ठीक, तो WHO ने क्या किया, दुनिया को 192 देशों का एक डेटा जारी किया है, जिसको टीबी रिपोर्ट पे एक डेटा जारी किया है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस पे। ठीक, इसमें बहुत सारी बात की गई, जैसे दुनिया में जो मौतें हो रही हैं उसका मुख्य कारण जो है एकल मौतों में दूसरा मुख्य कारण टीबी रहा। मतलब इसका ये है कि अकेली जो मौतें हो गई एक बीमारी से, उसमें दूसरे नंबर पे ये बीमारी है जिससे सबसे ज़्यादा 2022 में एकल मौतें हुई हैं। ठीक, इसमें और भी है, टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। ठीक है, 75 लाख थी, मतलब इसका मतलब ये हुआ। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए कुछ डेटा दिया गया हुआ, इन डेटा को ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे 2022 में वैश्विक स्तर से टीबी से अनुमानित लगभग 1.3 यानी 13 लाख लोगों की मौत हुई। ठीक, ऐसी ही हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हो सकता है ये पूछा जाए, हो सकता है ये पूछा जाए, जिसको मैंने बोल्ड कर रखा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 2020-21 का कुछ डेटा लिखा हुआ है। ठीक, जैसे जो लोग हुए, और इसमें 60% से अधिक हिस्सा मुख्य रूप से भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का रहा। किस में रहा है, तो 2020 और 21 में टीबी से ग्रसित जितने निदान वाले लोग थे जिनका निदान हो सका वैश्विक कमी में, 60% से ज़्यादा हिस्सा इनका रहा है, इनका भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस का। बाकी कुछ चीज़ें ये लिखी हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो मैं अब आगे से कोशिश मैं ये करूँगा, जैसे आज मैंने नया सिस्टम ये अपनाया है, ये मार्क करने वाला, ऐसे मैं मार्क कर दूँ। ठीक, या मैं बताता तो हूँ ही, नहीं भी मार्क करूँगा तो भी ठीक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे ये 2025 तक टीवी सोने वाली वैश्विक मौतों में 75% की कमी करने का लक्ष्य है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी चीज़ें, ये जो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, इनसे आप मेंस की कॉपी जब बनाइए, मैं तो अब प्रीलिम्स आप पता नहीं है, आप लोगों से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मुझसे बात करते हैं, जिनको मैं थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ तो उनको फ़ायदा मिलता है। बाकी पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं या कुछ, आई डोंट नो। खैर मोटी बात यह है कि मेरे दिमाग में आई, मैं बता ही देता हूँ। आप कॉपी बनाइए अलग अलग, छोटी छोटी कापियाँ 100 पेज की आपको बनानी है। जीएस पेपर 1 के लिए, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए, और 4 तो एथिक्स है। इसके बाद पेपर 5 और पेपर 6 के लिए छोटी छोटी कॉपियाँ बनाइए। पूरा आप सिलेबस रट जाइए देख देख के 3-4 बार, ठीक है, 10 बार देखिए उसको। आप जब एक बार सिलेबस आपको रटा होगा तो आपको ये पता चलेगा, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो उससे आपको ये पता चलेगा ये वाला पॉइंट जो है वो मैं किस पेपर में कहाँ पे मैं ये सिलेबस में मेरे आता है और मैं कहाँ पे इसको डाल सकता हूँ, उसको वहां से उठा के उसी कॉपी में आप डाल दीजिए। ऐसे करके जब तक आप मेंस, जब तक आपका आएगा लिखने को, उस समय आपके पास में ठीक ठाक ऐसा डेटा होगा करंट का, जो आप मेंस के आंसर्स में आप उसको कोट कर सकते हैं। ठीक, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, समझे। अब आप माने न माने आपके ऊपर है। ठीक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अगला मेरा पॉइंट है, गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया। अब देखिए, गूगल ने इससे पहले आपने एक सुना हुआ बार्ड लॉन्च किया था, ठीक। अब ये जेमिनी कहाँ से आ गया, तो ये उसका अपडेटेड वर्जन है जेमिनी, याद रखना, ठीक। जैसे कि अभी मेटा ने अभी अभी लॉन्च किया था लामा 2, ठीक। और ओपन एआई सबसे पहले जो आया था वो उसकी कंपनी थी, जो एआई आया था उसकी कंपनी थी ओपन एआई, और उसका था चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जो है तो सबसे पहले आया, खूब सारा नाम इसका चलता रहा मार्केट में, है ना। इसके बाद एक दुनिया में होड़ मच गई एआई की। अब आप एआई से बहुत काम कर सकते हैं, जैसे अपना वीडियो बना सकते हैं, आप कोई एनिमेशन बना सकते हैं, आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, आप कोई ईमेल लिखवा सकते हैं, आप कोई थीसिस तैयार कर सकते हैं, मतलब इतना सब कुछ आप काम कर सकते हैं कि आपको पता नहीं होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों की बात हो रही है, ठीक। इसमें सब ये सब चीज़ें हैं, सब पढ़ लीजिए। जेमिनी की बात है, इंटीग्रेटेड किया हुआ चैटबॉट है, जो भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है जेमिनी, अच्छा ठीक है, एक एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जो जेमिनी है वो अलग अलग भाषाओं में भी काम करता है। जैसे आप हिंदी में है तो इसी हिंदी में, ये हो सकता है ओल्ड पुरानी लिखी गई है, मैं नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, हिंदी में भी काम करता है। अलग अलग बहुत भाषाएं इसको दे दी गई हैं इसके डेटाबेस में, तो अलग अलग भाषा, उर्दू आप पूछोगे उर्दू बताएगा, फारसी पूछोगे फारसी में बताएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं। विश्व के 100 देशों की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स ने जारी की। इसमें कौन कौन सी हैं, अब इसमें देखिए, भारत की सुप्रसिद्ध, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जो बड़े गुस्से में बोलती हैं अक्सर, ठीक है, डर जाता है व्यक्ति इनको देख के। ऐसी महिलाओं की सूची में 32वें नंबर पे हैं, ठीक। तो पावरफुल लेडी हैं, 32वां स्थान को दिया गया है। पिछले साल वे सूची में 36वें स्थान पे थी, बड़ा सुधार हो गया है 4 अंक का, बहुत बढ़िया बात है। 4 महिलाएं इस सूची में शामिल हैं। 4 महिलाओं में, उसमें एक है एचसीएल की सीईओ रोशनी नदार, ठीक, रोशनी नदार मल्होत्रा। 60वें नंबर पे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो चेयरपर्सन है वो है सोमा मंडल, ठीक। 17वें बायोकॉन की संस्थापक है किरण मजूमदार शाह, ये बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, इनको कभी आप यूट्यूब पे पढ़िए, यूट्यूब पे देखिए किरण मजूमदार शाह के बारे में, ठीक है। आपको बड़ा रोचक और बड़ा अच्छी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। ऐसे स्ट्रांग लोग दुनिया में का नाम करते हैं, ठीक। फिर हैं, और फिर दुनिया में शक्तिशाली महिलाओं में टेलर स्विफ्ट और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस जैसी हस्तियां भी शामिल है। बहुत सारी चीज़ें हैं। उर्सुला वॉन डेर लियन भी इसमें शामिल हैं, जो यूरोपियन जो कमीशन है उसकी जो प्रमुख हैं वो भी शामिल हैं, ठीक। निर्मला सीतारमण को छोड़कर अन्य 3 महिलाएं बिजनेस वीमेन हैं। निर्मला सीतारमण कौन है इसमें? स्मृति ईरानी जी नहीं है, कोई बात नहीं है, वो होती तो शायद 5 संख्या होती। खैर, हर साल जारी होने वाले फोर्स की सूची में 4 महिला मैट्रिक्स, 4 महिलाएं, क्या दिमाग मेरा हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ, प्रमुख याद आ रहा है महिलाएं,
अब मुझसे होगा नहीं, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं लास्ट ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है। 4 प्रमुख मैट्रिक्स, पैसा, पैसा, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे महिलाएं दिख रही हैं। ओके, तो इसमें है नंबर 1 पे उर्सुला वॉन डर लेयन, अध्यक्ष हैं यूरोपियन यूनियन की, यूरोपीय संघ की। ठीक है, याद रखना। क्रिस्टीना लागार्ड हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसकी जो चेयरपर्सन है। तीसरे नंबर पे आपको कमला हैरिस मिलेंगी जो उपराष्ट्रपति हैं। फिर जॉर्जिया मेलोनी है इटली वाली, जो जिसको पूरे देश ने, भारत देश ने भाभी बना दिया था। टेलर स्विफ्ट आपको मिल जाएंगे 5वें नंबर पे, कैरेन लिंच मिल जाएंगी, जैन फ्रेजर मिल जाएंगे, एरिबैक जॉनसन मिल जाएंगी, मैरी बर्रा मिल जाएंगी। जनरल मोटर्स की बहुत बड़ी कंपनी है जनरल मोटर्स, याद रखना आप। CEO हैं मिलिंडा गेट्स एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स की फाउंडेशन है उसकी है मिलिंडा गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स की वाइफ, ये आपको मिल जाएंगे। तो आज तक मैं यही रखता हूँ। आगे मैं ये कोशिश करूँगा कि, क्योंकि मैं पहली बार मैं ये सोच के आया था कि 2 लेक्चर में ये सब कंप्लीट हो जाएगा जो इंटरनेशनल है, हुआ नहीं। लेकिन आज मेरे दिमाग में ये आया कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, शायद आज हो जाए। लेकिन अब मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं रात के, क्योंकि बज चुके हैं इस समय 2:45 और इस समय कल होने वाला है चुनाव। तो इस चुनाव के मद्देनज़र मैं 2 दिन बहुत व्यस्तता रहेगी, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ नहीं। मतलब है कि अपने दायित्व को निभाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे वोट करने के लिए जाना है 2 दिन के लिए। हो सकता है 2-3 दिन आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले दिन जब मैं आऊँगा तो आपको ठीक ठाक मटेरियल के साथ में हाजिर हो जाऊँगा आपकी सेवा में। ठीक है, आप लोगों से दरख्वास्त मेरी ये है कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कम से कम अपनी राय जो है वो कमेंट के थ्रू बता दें, तो बड़ी आसानी होती है, मुझे भी समझने में बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जो कोई अच्छी बात बोलता है तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है, आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें थी अभी तक के लिए। और किसी दिन मेरा एक उद्देश्य है कि कुछ लोग आ जाएं तो केवल चर्चा हो, बिना कुछ पढ़ाए। एक तरफ आप बैठें, एक तरफ मैं बैठूं। कुछ सारे मुद्दे हैं UPPCS के, ठीक है, उसमें कुछ मेरे पुराने विद्यार्थी हैं जो रिव्यू ऑफिसर वाले बैच में थे, उनको भी लेके मैं आऊँगा। ठीक है, तो सब लोग जब एक बार साथ में बैठे हैं, कम से कम 100 लोग तो हों। ठीक है, इसके बाद में हाँ, दूसरी चीज़ और है, जो UPPCS प्रीलिम्स का जो बैच है 20 मई से स्टार्ट होने वाला, 15 मई से उसके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अभी कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन सारे लोग अभी होल्ड पे हैं। 15 से लेके 19 तारीख तक ही केवल ये कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद में 20 तारीख से फुल फ्लैश तरीके से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें है क्या, जिसमें करंट अफेयर जो है वो तो ऐसा है ही, उसके तो छोड़ ही दीजिए। उसमें जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, समझे, ज्योग्राफी हो गई, एनवायरनमेंट हो गई, साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक है, और जो विविध वाले मुद्दे हैं, इन सारी चीज़ों के टॉपिक वाइज टॉपिक पर डे, ठीक, आपको 100 क्वेश्चन 50 जैसे बन गए, 100 से लेके 50 तक, 50 से लेके 100 तक डेली आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसके बाद में जिसमें इस प्रोग्राम का देखिए उद्देश्य ये है कि पूरा सिलेबस आप ठीक से कवर करें, बार बार पढ़ें, और इसका रिवीजन मोड भी इसके बाद चलेगा, जिसमें आप पूरी चीज़ें अभ्यस्त कर सकें। इसके बाद में 3 टेस्ट आपके होंगे फुल लेंथ के, जैसे आप बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में, ठीक ऐसे ही आपको बैठाला जाएगा 3 घंटे। और जो भी मक्कारी करेगा, मैंने रिव्यू ऑफिसर वाले बैच से भी 3 लोगों को भगा दिया था, इसमें भी मैं वो कोताही कतई नहीं करूँगा। राइट, तो चलो, जिसका मन हो तो आ जाना, नहीं मन हो तो यहीं पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आयोग तो बार बार आता ही है, कोई समस्या वाली बात नहीं, हर साल तो एग्जाम होता है। एनीवे, मजाक का विषय था। थैंक यू वेरी मच, बने रहें करिए सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में। मिलता हूँ चुनाव के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।